अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास नाइन्थ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसका जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका पहला टॉपिक कल हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने साइंस को देखा था, उसके बाद बायोलॉजी को देखा था, उसके बाद बायोलॉजी की चंद एक ब्रांचेस की हमने स्टडी की थी। आज हम ब्रांचेस को जो है वो कंप्लीट स्टडी करते हैं जो बची हुई हैं, तो वन बाय वन करके देखते जाएंगे। बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपके सामने है। तो आप देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी ब्रांच है, शाख है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं, उनका माइक्रोस्कोप की मदद से जब हम मुताला करेंगे तो वो क्या होगी, हिस्टोलॉजी होगी। अब हम देखते हैं कि टिश्यूज़ क्या हैं। दरअसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करें, उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू का जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करेंगे तो वो हिस्टोलॉजी में करेंगे। अब ये जो हिस्टोलॉजी है वो हेल्प करती है इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, कि बॉडी के अंदर अगर कोई बीमारी है, बीमारियों की तशखीस में भी हिस्टोलॉजी हेल्प करती है। इसी तरह ड्रग स्टडीज़ के जो अद्वियात हैं उनका भी इसमें मुताला किया जाता है। एंड आल्सो हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी साख्त और उनका काम, उनकी स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन जो है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना भी किस चीज़ की मदद से किया जाता है, हिस्टोलॉजी की मदद से। मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर स्टमक एक ऑर्गन है, मैदा एक ऑर्गन है, उसके अंदर टिश्यूज़ पाए जाते हैं जैसे कि मस्कुलर टिश्यू, और इसके साथ साथ जो है एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। तो वो टिश्यूज़ का अगर हम मुताला करेंगे तो उनको सामने रखते हुए, क्योंकि वो टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन के अंदर हैं, तो टिश्यूज़ का मुताला करेंगे तो ऑर्गन का भी क्या हो जाएगा, उसको भी या उसके स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। अब स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स होते हैं उनका मुताला पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। अब फॉसिल्स या पैलियोंटोलॉजी जो है, जब हम फॉसिल्स का मुताला करते हैं तो वो किस तरह हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को, एवोल्यूशन को समझने में। अब आप देखेंगे कि ये हेल्प करती है समझने के लिए, जानने के लिए एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज़म। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज़म का मतलब यह है कि जो जानदार हैं वो कहाँ से इवाल्व हुए हैं, उनके आबाओ अजदाद कौन से हैं, तो उनकी हिस्ट्री का मुताला भी हम फॉसिल्स की मदद से या पैलियोंटोलॉजी की मदद से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो डायनासॉर्स फॉसिल्स के, जो डायनासॉर्स के फॉसिल्स हैं, जो डेड रिमेनिंग मटेरियल है किस चीज़ का, डायनासॉर्स का, वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है, वो हमें शवाहिद देता है। अब जैसे कि आपके पास ये जो डायनासॉर्स के फॉसिल्स हैं वो हमें एविडेंस देते हैं, सबूत देते हैं, शवाहिद देते हैं कि जो जेंट रेप्टाइल्स हैं, ऐसे रेप्टाइल्स जो बहुत बड़े रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि डायनासॉर्स हो गया, इसी तरह आपके पास जिसको आप कह सकते हैं रिंग, पेट के बल रेंगने वाले जो जानवर हैं उनको हम रेप्टाइल्स का नाम देते हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं इनमें मगरमच्छ भी हो गया। तो इन चीज़ों का मुताला हम कर सकते हैं किस चीज़ की मदद से, डायनासॉर्स के फॉसिल्स की मदद से। तो डायनासॉर्स के फॉसिल्स यही बताते हैं, उनके फॉसिल्स यही हमें शवाहिद देते हैं कि जो जेंट रेप्टाइल्स हैं वो क्या कर सकते थे, मिलियन साल पहले रोम्ड करते थे, कहाँ पर, ज़मीन के ऊपर, मतलब कि वो घूमते रहते थे। तो इस तरह जो है कि हमारे पास जो डायनासॉर्स के फॉसिल्स मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उनकी मदद से ही हम इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह आप मतलब जान सकते हैं कि जो है जानदार किस तरह इवॉल्व हुए हैं। अब टैक्सोनॉमी की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, के टैक्सोनॉमी के अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, जानदारों की ग्रुप बंदी करते हैं सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर। जो एक जैसे जानदार होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जो मुख्तलिफ जानदार, मतलब कि वो अपनी अपनी खसूसियात की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर तकसीम करते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का मुताला किस में किया जाता है, टैक्सोनॉमी में किया जाता है। इसी तरह इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, ये जो टैक्सोनॉमी है वो हेल्प करती है
तरतीब देने में और अंडरस्टैंड करने में, समझने में। किस चीज़ को? द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, के ज़िंदगी की डाइवर्सिटी है, जो बहुत सारे जानदारों की अक़साम है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको तरतीब देने में भी हेल्प करती है। आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, के नई स्पीशीज़ कैसे बनी हैं उनका भी मुताला हम इसकी मदद से करते हैं, उनकी शनाख्त करते हैं। एंड स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि आपके पास जो नई स्पीशीज़ बनी हैं उनका जो रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ, मतलब कि उनके आबा व अजदाद के साथ, कि वो कहाँ से निकले हैं, उनकी खसूसियात किन किन जानदारों से निकली हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम जो है वो बाब आदम से निकले हैं। इसी तरह इसका मतलब क्या है कि हम वहाँ से इवॉल्व हुए हैं, हमारा मतलब कि आबा व अजदाद बाब आदम हैं। इसी तरह जो बायोलॉजी है वो ये भी कहती है कि हम लोग बैक्टीरिया से निकले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया से लेकर आज तक जानदारों के अंदर जो चेंजेस आई है उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन का मुताला जो है उसको क्या कहलाता था, उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का नाम देते हैं। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? टैक्सोनॉमी बताती है। किस चीज़ की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री? के जो नए जानदार बने हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किस चीज़ के साथ, अपने आबा व अजदाद। ये सब चीज़ों का मुताला टैक्सोनॉमी में किया जाता है। अब इकोलॉजी की बात करें, इकोसिस्टम से है कि जो जानदार हैं और उनका जो माहौल है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप का मुताला है वो इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी हेल्प करती है इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी, के जो जानदारों की वैरायटी है, अक़साम है, माहौल के अंदर जितने भी जानदार हैं उनकी जो वैरायटी या अक़साम होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को जो कहाँ पर मौजूद है, माहौल के अंदर, उसको महफूज कैसे किया जाए ये भी कौन बताएगा? इकोलॉजी बताएगी। इट गिव इंफॉर्मेशंस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, के माहौल के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस और उनको सॉल्व आउट करने का जो काम है वो भी कौन करता है? इकोलॉजी करती है। इसी तरह फूड चेन्स इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है कि फूड चेन का मतलब होता है कि एक जानदार और दूसरा जानदार, तीसरा जानदार आपस में इस तरह चेन की सूरत में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल घास को घास का टिड्डा खाएगा, घास के टिड्डे को जो है अगर आप बोलें कि फॉर एग्ज़ाम्पल सांप खाता है, सांप को फिर शाहीन खाता है। इसी तरह एक लंबी चेन बन गई है, तो चेन को हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन हमें ये बयान करती है जानदारों के आपस में जुड़ने को, और वो क्यों जुड़े हुए हैं? ताकि वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें। अब इसी तरह अगर हम बात करें मैरीन बायोलॉजी की, तो मैरीन बायोलॉजी का मतलब है कि हम स्टडी करेंगे उस ज़िंदगी को, उन जानदारों को जो कहाँ पर रहते हैं? सी वाटर में, समंदर में। और साल्ट वाटर मतलब कि जो समुद्री पानी होता है, जो साल्ट वाला पानी होता है, वहाँ पर रहने वाले जानदारों का मुताला मैरीन बायोलॉजी कहलाता है। इसी तरह इसको मैरीन भी कहते हैं, मैराइन भी कहते हैं। ये हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग ओशन बायोडाइवर्सिटी, जो समंदर के अंदर पाए जाने वाली बायोडाइवर्सिटी है, जानदार हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ की डिस्कवरी में भी हेल्प करती है। एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इश्यूज़, के जो समंदर के अंदर इश्यूज़ हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में भी कौन इन्फॉर्मेशन देगी? मैरीन बायोलॉजी देगी। एग्जाम्पल की बात करें तो कोरल रीफ्स स्पोर्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ, के जो कोरल रीफ्स हैं, जो वो क्या करते हैं, समंदर के अंदर रहने वाले जो जानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कोरल रीफ्स क्या होते हैं, दरअसल कोरल रीफ्स जो हैं ये फाइलम नाइडेरिया, मतलब कि वो एनिमल किंगडम के अंदर एक फ़ाइलम है जिसके अंदर नाइडेरिया मतलब फ़ाइलम का नाम है, उसके अंदर जितने भी जानदार हैं तो उनमें से कोई जानदार एक मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ का नाम देते हैं। और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार मौजूद होती है, और ये क्या करता है? सपोर्ट करता है बाकी तमाम जानदारों को, ताकि वो क्या कर सकें, उनसे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें और वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी मज़ीद डीपली डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये FSC का जो सिलेबस है उसमें ये गिवन है, लेकिन आप लोगों ने जस्ट थोड़ा सा इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन माइंड में रखनी है बस। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी का क्या मतलब है, यहाँ पर आप इसको पहले सेट कर लें। तो देखें,
पैथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ डिजीज़, के डिजीज़ का मुताला, बीमारियों का मुताला, उनकी वजूहात का मुताला और उनके असरात क्या हैं, इन सब का मुताला हम किस में करते हैं, पैथोलॉजी के अंदर करते हैं। अब ये जो पैथोलॉजी है ये हेल्प करती है डिजीज़ डायग्नोसिस में, मतलब कि बीमारियों की तशख़ीस में, इसी तरह ट्रीटमेंट डेवलपमेंट के, बीमारियों के ख़िलाफ़ ट्रीटमेंट जो है उसको कैसे बनाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, एंड डिज़ीज़ प्रिवेंशन, और बीमारियों को कैसे मतलब कि रोका जाए। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो मुताला किया जाता है वो किस में किया जाता है, पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कैंसर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, कि पैथोलॉजी के अंदर ही हमें पता चला है कि जो कैंसर है उसकी खसूसियात क्या होंगी। तो आप जहन में रखिएगा, बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, कि अगर बॉडी के अंदर सेल्स की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो गई है और एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो तब वो खासियत किसकी है, कैंसर्स की खासियत है। तो किसने बताया है, पैथोलॉजी ने बताया है। इसी तरह हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम है जो क्या कर सकता है कि आपको बीमारियों से बचाता है। तो उसका मुताला किस में आता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है। अब इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स जैसे कि टी लेम्फोसाइट्स, बी लेम्फोसाइट्स, इसी तरह लेम्फॉइड, लेम्फ नोड्स, इसी तरह स्प्लीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं किस चीज़ का, इम्यून सिस्टम का। तो उन इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स का मुताला भी किस में आता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है। इसी तरह वो कंपोनेंट जो होते हैं वो बीमारियों के ख़िलाफ़ कैसे रोल प्ले करते हैं, हमें कैसे बचाते हैं, इन तमाम चीज़ों का मुताला किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी के अंदर करेंगे। इसी तरह जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम को पढ़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि वैक्सीन को कैसे बनाया जाए, वैक्सीन को कैसे बनाया जाए। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़, मतलब कि अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अपने पार्ट्स को नुकसान देना शुरू कर दे, तो हम उस बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो भी इसी के टाइप है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की। तो इनके बारे में वैक्सीन बनाने का काम भी कौन करता है, इम्यूनोलॉजिस्ट करते हैं। किस चीज़ को स्टडी करके, इम्यूनोलॉजी को स्टडी करके। एंड इम्प्रूव इम्यून रेस्पॉन्सेज, और वो मतलब इस तरह की मेडिसिन बनाते हैं कि वो जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो करे। रेस्पॉन्स शो करने का मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करे और बीमारियों को ना आने दे। ये रेस्पॉन्सेज जो हैं, सेल मेडिएटेड रेस्पॉन्स भी होता है, हमरल इम्यून रेस्पॉन्स भी होता है। वो डीपली जो है वो एफएससी में जाके पढ़ेंगे, उनके बारे में आपने नहीं याद करना, आपने सिर्फ इतना ही याद करना है। इसी तरह अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी की, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, के हमारी जो अद्वियात हैं उनका मुताला, उनके असरात का मुताला, कि बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं किस चीज़ में, फार्माकोलॉजी के अंदर। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, के जो नए ड्रग्स होती हैं, नई अद्वियात होती हैं, उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। इसी तरह एग्जांपल की बात करें, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड, के अगर नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रीट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनकी डेवलपमेंट का मुताला भी किस में किया जाता है, फार्माकोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो इसी तरह अगर हम, एक आपकी बुक में डब्बा बना हुआ है फॉसिल्स के बारे में, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, के आपके पास जो पौधे और जानवर थे पुराने, अगर वो मर जाएं और उनके बाकियात जो हैं, अगर वो चट्टानों के अंदर, रॉक्स में, और जियोलॉजिकल फार्मेशन में सेडिमेंट लेयर होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने जस्ट नाम याद करना है बस। तो वो जो लेयर्स जो हैं उनकी अंदर नीचे की तरफ, मतलब कि अगर ये पौधे और जानवरों की जो बकियात हैं, बकायाजात हैं, वो नीचे रह जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं फोसल्स। तो जो ओल्डेस्ट फोसल है वो किस चीज़ का है, सियानोबैक्टीरियम का है। ये साइनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसके पास मतलब कि फोटोसिंथेसिस होती है, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 3.4 मतलब 3.4 बिलियन ईयर्स पहले जो है जानदार मौजूद थे, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरियम। और ये सबसे पहला पाया जाने वाला जो है फोसल है जिसको साइंसदान जानते हैं। तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।